बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पाक चाइना रिलेशन के ऊपर है। इससे पहले एक लेक्चर दिया था, वो लेक्चर 1 था। ये लेक्चर 2 है जो कि हाईली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो पाकिस्तान और चाइना के जो टाइज़ है ना, वो स्ट्रेटजिक लेवल के मैं इसमें डिस्कशन कर रहा हूँ कि हमारा जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसको मैं 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहता हूँ, उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन है। और इसका मैं रिटन मटेरियल का लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है जी। आपको डिटेल में पढ़ने का मौका मिल जाएगा उसको। और दूसरी बात यह है कि ये आईआर के में अंदर भी है, क्योंकि पाक चाइना के रिलेशंस हैं, करंट अफेयर में भी रिलेशंस हैं और पाकिस्तान अफेयर, तीनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये ख़ित्ते का तकरीबन सारा कुछ ही कवर करेगा ये। और उसके अलावा इसको यूएस रिजर्वेशंस या यूएस कंसर्न भी कह सकते हैं ऑन सी पैक। ये जितना भी लेक्चर है ये अमेरिकन पर्सपेक्टिव से है कि वो किस तरह देख रहे हैं इसको। उसके अलावा लेक्चर को मैंने रिसर्च किया और ये मेरी नई वेबसाइट है। पहले लेक्चर में तो जस्ट मैंने जो है वो प्रीवियस हिस्ट्री बताई थी पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन के ऊपर। अब ज़रा इसको हम ज़रा डीप देखते हैं कि क्या कुछ है इस लेक्चर के अंदर। जो स्ट्रेटजिक लेवल के टाइज है, मैं ज़रा स्ट्रेटजिक की डेफिनेशन बता दूं। स्ट्रेटजिक का मतलब ये होता है कि दो मुल्कों को जो आगे बढ़ने में जो खदशात हो रहे होते हैं, जब वो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो स्ट्रेटजिक या स्ट्रेटजी बन जाती है आगे चल के। तो दोनों मुल्कों को जो ख़तरात हैं फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए, पाकिस्तान को एक एशियन पावर बनने के लिए और चीन को जो है वो ग्लोबल पावर बनने के लिए, जो जो उनके रास्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका सॉल्यूशन वो निकाल रहे हैं, तो वो उसको हम कहते हैं स्ट्रेटजी या स्ट्रेटजिक लेवल के टाइज कहते हैं हम उसको। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है डोनाल्ड ट्रंप। वो क्या चीज़ है? अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जिस वक्त चार्ज संभाला है तो उन्होंने सबसे पहला काम आते ही ये किया था, और उन्होंने ट्वीट भी की थी कि हमने जो है वो पाकिस्तान को कोई 30 बिलियन कोई 35 बिलियन के करीब गालबर अब तक दे चुके हैं जंग के अंदर। 2001 से ऑनवर्ड पाकिस्तान ने हमारे साथ कुछ नहीं किया वगैरह वगैरह। उन्होंने सबसे पहला काम आके ये किया था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एड को कट कर दिया था। तो ये उनके जो डिफेंस के थिंक टैंक थे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एड को कट किया जाए ताकि पाकिस्तान जो है वो दोबारा अमेरिका की तरफ आए और उससे हमारे ताल्लुकात बेहतर हों और ये हमारा एज अ स्ट्रेटजिकल और स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पर ख़ित्ते में काम करें। उसके अलावा दूसरी बात ये है कि मैं गुज़िश्ता कोई 2 साल से बता रहा हूँ कि अमेरिका के इस सदी के अंदर 6 ग्रैंड स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव हैं, उसके बाहर उसमें कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में है, ये अगले साल चले जाएगा, अगले साल चले जाएगा। नहीं, मैंने इसको कहा था कि वो ख़ित्ते के अंदर 2025 तक रहेगा और तब तक वो ख़ित्ते में बहुत बड़ा क्याउस खड़ा करेगा और ख़ित्ते के जो रीजनल प्लेयर हैं उनसे वो मैनेज नहीं होगा। तो वो देखते हैं कि 2021 आ गया, 18 से 17 से ये मैं बात बता रहा हूँ, काफ़ी हद तक अपने अपने करीब जा रही है। और मैंने ये भी कहा था कि 2025 से पहले ख़ित्ते में बहुत बड़ा क्याउस आ रहा है और वो क्याउस जो है वो कोविड-19 की शक्ल में है और उससे जो है वो दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। बहुत जल्दी जो है वो दिसंबर तक दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। सो इन्होंने पाकिस्तान की एड को कट किया था और जो 6 ग्रैंड स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव हैं, कंटेनमेंट ऑफ उसमें चाइना भी है। और पाकिस्तान की एड को कट करने का मकसद यही था कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की हेल्प करे चीन के ख़िलाफ़, जो कि चीन ने हमें फिर संभाला दिया, हमने जो है वो उधर इतना रुख नहीं किया। तो ये इनका एक तो एक स्ट्रेटजी थी इनकी, ये फेल हो गई। दूसरी चीज़ जो है वो बी आ रही है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है वो ऑफिशियली लॉन्च किया था चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने 2013 के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में जो चीनी ऑफिशियल्स हैं वो ये कहते हैं कि बेल्ट एंड रोड का जो प्रोजेक्ट है वो प्योरली इकोनॉमिक बेस और पीसफुल विजन के साथ है। बेसिकली अगर जो 1 मिलेनियम देखें ना, जो पहला 1000 साल था, उसके अंदर जो चीज़ अगर हम नोट करें वो थी सिल्क रोड। ये सिल्क रोड ही है एक तरह का प्रोजेक्ट। लेकिन जो बीच में टाइम आता रहा, गज़नी पीरियड आए, ये आए, मंगोलों ने फिर सेंट्रल एशियन स्टेट और ये वो जो जितना भी ख़राबी हुई है, फिर सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन से जो कुछ भी हुआ है, तो वो जो सिल्क रोड का जो सिस्टम था वो सारा ख़त्म हो गया। चीन उसको दोबारा रिवाइव कर रहा है ग्लोबलाइजेशन के साथ। मैंने एक लेक्चर अभी रिसेंटली दिया था जो अपडेट करके ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, तो उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई है कि जो कोविड-19 का मकसद है, मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ विजन्स हो सकते हैं इस चीज़ के ऊपर, वो यही है कि रिवर्स किया जाए ग्लोबलाइजेशन को।
तो उसमें फिर उन्होंने चीनियों ने ये कहा है कि हमारा ये पीसफुल किस्म का लेवल का प्रोजेक्ट है। और दूसरी चीज़, जो चाइना के साथ दो न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज़ के बॉर्डर मिलते हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा इंडिया का। जो पाकिस्तान है वो चीन के लिए एक लीडिंग एग्जांपल है कि जो चीन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चीन की फेवर में या लेवराज किस्म के हैं, लेवराज में हैं, वो चीन के उसके मकसद में कामयाब होने में हेल्प दे रहे हैं। उसमें पाकिस्तान का सेंट्रल रोल है। ये यूएस डिफेंस के और एक्सपर्ट्स लेवल के लोग कहते हैं ये चीज़। उसके अलावा चाइना ने पाकिस्तान के साथ 2013 में एक प्रोजेक्ट साइन किया था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में। उसमें चीन ने जो इन्वेस्टमेंट का वादा किया था, ये वो $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था। और चीन पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा मनी उधार दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है उस वक़्त भी और अब भी इकोनॉमिक डेस्परेशन में था। और इसने दोनों मुल्कों को एक दूसरे के करीब लाने का मज़ीद मौका दिया, बाइंड किया एक दूसरे के साथ। और वैसे भी चीनी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा जो है वो मोहब्बत करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है चाइना में, ये पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छा विजन रखते हैं। तो कुछ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जो है वो इसके बारे में ये कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बाद हम अपनी सॉवरेनिटी को लूज़ कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी कुछ ऑफिशियल्स का कहना है। उसके बाद अब हम आते हैं कि पाक चाइना के जो मिलिट्री कोऑपरेशंस हो रही हैं उसकी तरह हम देखते हैं कि वो मिलिट्री कोऑपरेशन क्या है हमारे। उसमें यह है कि चीन का ये जो प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो 2013 में लॉन्च हुआ था $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ, इसके कुछ स्ट्रेटजिक इम्प्लीकेशंस हैं। वो कहते हैं कि चीन ने जो है वो सी पोर्ट डेवलप की है गवादर के अंदर, और इकोनॉमिक जोन भी बना रहा है गवादर में ये। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ट्रेड होगी यहाँ पर, और चीन को जो है वो क्विकर रूट देगा टू गेट गुड्स टू द अरेबियन सी की तरफ। उसके अलावा फिर दूसरा मसला जो चीन को सबसे अहम मसला पेश आ रहा है वो साउथ चाइना सी में आ रहा है। चीन की वहाँ पर मुकम्मल कंटेनमेंट की जा रही है, यूएसए और उसके अलाइज कर रहे हैं। उसमें इंडिया भी अब शामिल है स्ट्रेटजिक लेवल के ऊपर। वो मैं बताऊँगा इंडिया को किस किस्म के कंसर्न है कमिंग लेक्चर के अंदर। तो उसमें यह है कि जो ये गवादर की पोर्ट है, चीन को एक नया कार्ड मिल जाएगा अमेरिका के ख़िलाफ़, इंडिया के ख़िलाफ़ और उनके अलाइज के ख़िलाफ़, और अपनी ट्रेड को सिक्योर करने का मौका मिल जाएगा उसको, और सस्ता रूट भी पड़ेगा ये। उसमें जो है वो पाकिस्तान सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, जो अब हम बात असल में हम मिलिट्री कोऑपरेशन की कर रहे थे, तो मिलिट्री कोऑपरेशन में जो इनका जो चाइना का जो सैटेलाइट है, नेविगेशन सैटेलाइट, उसको कहते हैं बेदू जहाँ चलता है नेविगेशन सैटेलाइट चाइना में। उसके अलावा फिर पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है इस बेदू में जिसको चाइना ने एक्सेस दी है, मिलिट्री सिस्टम को सर्विस की जो एक्सेस दी है। इनके दो इसके अंदर होते हैं, एक सिविलियन लेवल का, एक मिलिट्री लेवल का। तो पाकिस्तान में जो मिलिट्री लेवल की एक्सेस है वो दी है पाकिस्तान को बेदू में मिलिट्री लेवल की एक्सेस दी है चाइना ने, जिसमें जो है वो प्रिसाइज गाइडेंस है मिसाइल के लिए, शिप्स के लिए और एयरक्राफ्ट के लिए। असल में इसका जो फंडामेंटल एम ये है कि अमेरिका का जो जीपीएस नेटवर्क है जिसको अमेरिका की मिलिट्री रन करती है, उससे हटाकर लोगों को, या जो चीन के जो अलाइज हैं उनको हटाकर वहाँ से बेदू के ऊपर शिफ्ट किया जाए, ताकि वो जो कंसर्न है अमेरिका का जो चीन का जो प्रॉब्लम है, ये जो इसके इत्तेहादी हैं, वो ख़त्म हो जाए और दुनिया जो है वो एक नए अल्टरनेट की तरफ आ जाए। जो अमेरिका की हेजमनी है दुनिया में वो ख़त्म हो। बड़ा गुड अच्छा इनिशिएटिव है ये। उसके अलावा फिर दूसरा ये है कि चाइना की जो इन्वेस्टमेंट हो रही है गवादर के अंदर, और जो पाकिस्तान को ये मिलिट्री और इस लेवल की डिफेंस की हेल्प कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये एक बेटर शो केस है चीन की सिक्योरिटी के लिए और सर्विलेंस टेक्नोलॉजी के लिए। अच्छा, उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि जो चीन डेवलप कर रहा है गवादर पोर्ट, उसकी कोई तकरीबन $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है गवादर पोर्ट के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, पोर्ट की डेवलपमेंट। उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन है फॉर चाइनीज़ कंपनीज़ के लिए। उसके अलावा फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो पब्लिक विजन क्या है प्रोजेक्ट के अंदर, आवाम किस तरह देखती है। आवाम के नज़दीक सिर्फ ये है कि जो चीनी गुड्स है, जो कि वो एक लंबा रास्ता जो कवर करके साउथ चाइना सी से फिर इंडियन ओशन में वो जाना, और जो कोई 40-45 दिन का सफ़र है वो कम होकर 12 दिन में रह जाएगा। सस्ते एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो चाइना से और ईरान से, सेंट्रल एशियन स्टेट से गवादर आएंगे, और गवादर से वो जो
जो इनका वेस्टर्न रीजन का इलाका है वहाँ पर वो शिफ्ट हो जाएंगे इसके ऊपर। तो आवाम के नज़दीक तो ये कुछ है इसके बारे में, जो सस्ते प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। दूसरा ये है कि जो अमेरिका को बाईपास करने का मौका मिल जाएगा, और जो उसने जगह जगह जो है वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने चीन को ब्लॉक करने की जो कोशिश है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा इसके ऊपर ये भी कहा जाता है कि ये जो पोर्ट है हमारी गवादर की जो पोर्ट है, ये 40 साल के लिए चाइना के हैंड ओवर कर दी गई है। ये एक्सपर्ट्स के कहने हैं कि चीन इसको ऑपरेट करेगा 40 ईयर्स तक। उसके अलावा फिर चीन ने जो है वो स्ट्रेटजिक लेवल के जो पॉइंट हैं इंडियन ओशियन के गिर्द, जो स्ट्रेटजिक लेवल के पॉइंट है वहाँ पर इस चीन ने जो है वो पोर्टें बनानी शुरू कर दी हैं। उसमें जो है वो श्रीलंका में इन्होंने सबसे पहले पोर्ट बनाई है जो 99 साल के लिए, मैं उसको बताता हूँ। फिर दूसरी बांग्लादेश चिटागोंग में काम कर रहे हैं, इस वक्त मलेशिया में काम कर रहे हैं। ये आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो मलेशिया के महातीर मोहम्मद गए हैं वो इसी वजह से गए हैं, वो अमेरिकन प्रेशर्स और लॉबी की वजह से गए हैं। जो नए आदमी आए हैं वो चीन को एक्सेस नहीं दे रहे हैं वहाँ पर। उसके अलावा फिर जो चीनी ऑफिशियल्स हैं वो कहते हैं कि हम अपनी पोर्ट को मिलिट्राइज नहीं करेंगे। उसके अलावा फिर श्रीलंका को इन्होंने डेट वेट दिया था तो वो अनेबल हो गए थे, डेट को पे करने के काबिल नहीं थे, और उन्होंने चीन के हवाले जो है ये पोर्ट कर दी थी हम्बनटोटा की पोर्ट 99 साल के लिए लीज एग्रीमेंट पर। उसके अलावा फिर जो चीन के बारे में कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये डेट की डिप्लोमेसी यूज़ कर रहा है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, ये मिस्टर माइक पेंस कहते हैं अमेरिकन। उसके अलावा फिर वो कहते हैं कि ये इससे जो है वो चीन की जो ब्लू नेवर वाटर है, ब्लू वाटर नेवी, उसको बढ़ने का आगे मौका मिलेगा। और जो मिलिट्री एनालिसिस्ट है वो ये प्रेडिक्ट करते हैं कि गवादर को भी इस मकसद के लिए यूज़ किया जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि 2015 में 8 सबमरीन पाकिस्तान को बेची हैं चीन ने, और उसकी कोई वर्थ है कुछ $6 बिलियन है, वो गवादर पोर्ट से ऑपरेट होंगी और ख़त्ते के अंदर जो है वो उसको बिछाया जाएगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम डेट ट्रैप की तरफ। ये डेट ट्रैप क्या चीज़ है? मैंने वैसे कई पुराने लेक्चर दिए तो उसमें बताया था कि कैसे मुल्कों को जो है वो सूद के ज़रिए ट्रैप किया जाता है। वन कंट्री इज़ इनफ टू मेक वन बैंक इज़ इनफ टू मेक वन कंट्री स्लेव वाला जो प्रोजेक्ट है वो यही कुछ ही है। तो उसमें डेट ट्रैप में अब ज़रा हम देखते हैं क्या कुछ है। चीन ने जो है वो 2013 में जिस वक्त इफ्तिताह किया था सी पैक का पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, तो और हमें बहुत सारे प्रॉब्लम थे उस वक्त पाकिस्तान को, अभी भी हैं हमारे प्रॉब्लम, तो परमानेंट ही प्रॉब्लम है। उसमें एक प्रॉब्लम था, हमें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क से चली गई थी क्योंकि मुल्क में टेररिज्म हो रही थी, इस वजह से कोई आ नहीं रहा था। दूसरी प्रॉब्लम हमारे मुल्क में ये थी कि करप्शन की वजह से हमारे मुल्क की रेपुटेशन बहुत गंदी हुई थी। ये हमें प्रॉब्लम था, हमें पैसा भी चाहिए थी, हमें डेवलपमेंट भी चाहिए थी, दोनों ही कुछ नहीं हो रहे थे। तो फिर चीन ने हमें जो है वो सहारा दिया। अच्छा, उसमें जो है वो पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स थे उनको चाइना ने ये पेशकश की कि हम एक हाईवेज़ रोड का नेटवर्क और रेलवे का नेटवर्क बिछा देते हैं जो चीन के जो वेस्टर्न सूबा है शिनजियांग के रीजन से लेकर पाकिस्तान तक, जिसमें वो ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट कर देंगे और फिर वो अरेबियन सी में चले जाएंगे। तो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने कहा कि हमारे एनर्जी का प्रॉब्लम भी है, तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में जो है वो कोल के पावर प्लांट लगा दें। चीन ने कहा जो हम लगाएंगे, इस पर वो इत्तफ़ाक़ कर गए हैं। और उसके अलावा जो है वो जो साहिवाल में कोल पावर प्लांट लगा है वो इसी का ही मंसूबा है, और जो उसके अंदर जो मशीनरी लगी हुई है वो हरबन एक जगह है वो मैंने देखी हुई है, वो जहाँ पर वो ये मशीनरी वगैरह दुनिया का 70% जो है वो टरबाइन जहाँ पर बनती है वो मैंने जगह देखी हुई है, हरबन के अंदर है। बहरहाल वो इन्होंने जो कोल पावर प्लांट लगाए हैं वो इसी के प्रोजेक्ट हैं। उसके अलावा फिर अब ज़रा हम देखते हैं ज़रा सेंट्रल बैंक पाकिस्तान का क्या कहता है। वो कहते हैं कि कोई पाकिस्तान के ऊपर ओवरऑल का जो डेट का बर्डन है वो कोई $215 बिलियन इंटरनल एक्सटर्नल मिला के कोई गालबन इतना बनता है। अच्छा, कोई 2-4 फिगर आगे पीछे भी हो सकती है 2-4 बिलियन की। तो बहरहाल ये $215 बिलियन का मैंने पढ़ा था, उसमें $95 बिलियन जो है वो हमारा एक्सटर्नल डेट है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था न्यूयॉर्क टाइम में या वालवन, मुझे अब याद नहीं है, कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में था। उसमें यह था कि लेट्स बाय पाक न्यूक्स, कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ख़रीदते हैं, वो कैसे ख़रीदेंगे। उसमें यह बताया था कि जैसे ही पाकिस्तान $100 बिलियन का डेट क्रॉस करेगा तो पाकिस्तान को कर्ज़ा कोई भी नहीं देगा, तो फिर उसके पाकिस्तान के लिए यही ऑप्शन रखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो अपने न्यूक्लियर हवाले कर दे और अपनी जान छुड़ा ले।
उसमें फिर अब ये देखें कि हम $90 बिलियन को करीब करीब पहुंच चुके हैं और सी पैक के हाफ प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ वर्थ, और जिसकी जो है वो $23 बिलियन वर्थ है। और टोटल जो है वो हमने $62 बिलियन चीन ने हमें कर्जा दिया है। जो फर्स्ट पेमेंट जो है वो $300 बिलियन की $300 मिलियन की करनी है, और फिर ये आहिस्ता बढ़ती बढ़ती 2026 तक जो है वो $3.2 बिलियन के करीब पहुंच जाएगी। तो ये हम ज़रा डेट ट्रैप के अंदर हैं, ये कंसर्न है अमेरिका के, इसके ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ। दूसरा, फाइटर जेट्स एंड सैटेलाइट्स, ये भी हम डिफेंस के अंदर ही हैं अभी। अच्छा, दोनों कंट्री जो है वो मिलकर नई जनरेशन के फाइटर जेट्स बना रही हैं, जिसमें पहली दफ़ा नेविगेशन सिस्टम, रडार सिस्टम एंड ऑन बोर्ड वेपन्स जो होते हैं वो दोनों मुल्क मिलकर पाकिस्तान की फैक्ट्रीज़ में बन रहे हैं, जिसकी मिसाल JF-17 थंडर है, जो कि पाकिस्तान के कामरा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में बनता है। और JF-17 थंडर जो है वो अमेरिकन बिल्ड जो F-16 है उसका एक अल्टरनेटिव है। अच्छा, मैं अगर आपको थोड़ी सी तरह ये फॉल्कन के ये जो इनका F-16 जो है तैयारा, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है लॉकहीड मार्टिन। ये लॉकहीड मार्टिन बनाती है। 1974 में जो है वो इसको बनाना शुरू किया था, गालबन कोई 200 से $500 बिलियन के रिसर्च बजट के साथ, और 1978 में ये कंप्लीट होके अमेरिका की एयरफोर्स के हैंड ओवर कर दिया गया था। और गालिबन जो है वो 2018 के 19 के अंदर इसका 52वां ब्लॉक आया था, 52 ब्लॉक नंबर था। और वो कहते हैं कि ये दुनिया के हर तरह की एयरफोर्स की फ़ाइट के लिए तैयार है, और 2050 से 70 तक के दरमियान जो है वो ये रेडी है ये। और उसके अलावा इसकी जो मैं ख़ास बात जो आपको ये है, जो इंडिया ने हाल ही में जो तैयारे ख़रीद रहा था फ्रांस से, राफेल जो तैयारे हैं, उसके अंदर जो रडार सिस्टम लगा हुआ है, ये उस वक़्त 1974 में पहली दफ़ा ये ब्लॉक बनकर आया था, ये उस वक़्त उसके अंदर लगा हुआ थी वो टेक्नोलॉजी। और अभी जो पाकिस्तान JF-17 थंडर बना रहा है उसके अंदर वो नहीं है। जो अब नया ब्लॉक निकल के आएगा उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, जो उस वक़्त 1974 में F-16 के अंदर थी। वो टेक्नोलॉजी अब राफेल के अंदर भी लगी हुई रडार सिस्टम की, पाकिस्तान के JF-17 में नहीं है। लेकिन अब वो मैंने सुना था कि जो नया ब्लॉक बन के सामने आएगा उसमें वो लगाएंगे उसको। तो इतना बेहतर तैयारा है F-16। उसके अलावा फिर ये है कि जो जितनी भी ये पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हो रही है मिलिट्री लेवल की, तो ये कहते हैं शोकेस है दूसरी कंट्रीज़ के लिए, ताकि वो अमेरिका से इक्विपमेंट को छोड़कर चीन की तरफ आएँ। उसके अलावा बेदू की आपको मैं बताया था कि सिविलियन फंक्शंस भी है, मिलिट्री फंक्शंस भी है, और पाकिस्तान इसका ट्रायल कर रहा है। अगर ये पाकिस्तान के साथ ट्रायल कामयाब होता है तो फिर दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं जो CPEC का हिस्सा इसके में बन रहे हैं, तो वो इस ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। फिर अमेरिकन जो GPS सिस्टम से ख़त्म होकर इधर शिफ्ट हो जाएंगे। उसके अलावा क्योंकि 2025 से 26 तक का ये प्लान है कि जो 35 सैटेलाइट हैं सारे मुल्क मिलकर जो है वो कोलैबोरेशन के साथ, जो वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है, वो 35 सैटेलाइट मज़ीद जो है वो बेदू में ऐड कर देंगे। उसके अलावा फिर IMF एंड CPEC का लोन, इसके ऊपर ज़रा डिस्कशन करते हैं। जिस वक्त इमरान खान ने गवर्नमेंट संभाली है तो सितंबर के अंदर जो है वो हमें $12 बिलियन बेल आउट पैकेज चाहिए था। तो IMF की जो ऑफिशियल्स टीमें आई थी यहाँ पर, उन्होंने कहा था कि मैं ज़रा शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ कि हम आपको जो है वो देने के लिए तैयार हैं 12 बिलियन, लेकिन उसमें हमारी एक शर्त होगी। हमारी शर्त ये है आपके साथ कि आप वो $12 बिलियन जो है वो अगर CPEC का लोन देना है तो ये जो रीपे करना है CPEC का लोन आप वो नहीं करेंगे, और जितने भी चाइनीज़ के साथ अपने एग्रीमेंट किए हैं वो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे और पब्लिक करेंगे। ये अभी तक प्रोजेक्ट पब्लिक नहीं हुआ है, इसमें वो यही वो उनको कंसर्न है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसमें पब्लिक नहीं इसको किया हुआ। इसके ये लॉन्ग टर्म लोन है, क्या लोन है, ये इसकी कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन अभी तक बाहर नहीं आई है। अच्छा, उसके बाद अब हम चलते हैं जी डिफेंस के टाइज़ की बात करते हैं। चीन ने जो है वो सबसे पहली दफ़ा पाकिस्तान को जो आर्म्स की सप्लाई दी थी वो 1960 में देनी शुरू की थी, और 1965 में उसकी एक बहुत बड़ी शक्ल सामने आई थी जब पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई थी। और चीन ने हमें कंप्लीट वेपन सिस्टम और नंबर ऑफ आर्म्स फैक्ट्रीज़ पाकिस्तान में डेवलप करके दी हैं। और जो एलिज़ाबेथ GM पार्कर हैं
उन्होंने ये क्लियरली लिखा है कि जो है वो इंडिया को ज़रा रोकने के लिए वो पाकिस्तान के अंदर सारा कुछ कर रहे हैं। बहरहाल 1990 के बाद अमेरिका ने हमारे ऊपर जो है वो क्रिपलिंग किस्म की सैंक्शंस लगा दी थी, ज़रा हमें मफलूज करने की कोशिश की थी सोवियत यूनियन के फॉल के बाद। तो चीन ने हमें जो है वो आर्म सपोर्ट दिया था ताकि हम खत्ते के अंदर बैलेंस को अचीव कर सकें। दोनों कंट्रीज़ जो है वो इस वक्त कोलैबोरेशन को कर रही हैं पर्सनल ट्रेनिंग में, पर्सोनल ट्रेनिंग में जो जवानों की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रही हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रही हैं और काउंटर टेररिज्म को डिफीट करने के लिए काम कर रही हैं। और हुआंगजिंग कहते हैं, ये प्रोफेसर हैं जी, यूनिवर्सिटी है इसकी सिंगापुर की, वहाँ पर रिसर्चर हैं ये। वो कहते हैं कि दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए पार्ट एंड पार्सल हैं। पाकिस्तान ने जो अब तक बेनिफिट हासिल किया है वो चीन से किस में किया है, वो ज़रा मिज़ाइल में बात करते हैं। पाकिस्तान ने जो शॉर्ट और मीडियम रेंज की जो मिज़ाइल की सीरीज़ बनाई है, जिसमें शाहीन मिज़ाइल की सीरीज़ है, वो चीन की कोलैबोरेशन के साथ बनाई है, एक्सपर्ट्स का कहना है। और वो जो शाहीन की हमारी है, वो कहते हैं कि आवाज़ की रफ़्तार से 18 गुना ज़्यादा तेज़ है। उसके अलावा फिर एयरक्राफ्ट की मैं बात करता हूँ, जो करंट फ्लीट ऑफ पाकिस्तान की एयरफोर्स में है, जिसमें चाइनीज़ इंटरसेप्टर हैं, फिर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग है, फिर कंट्रोल रडार सिस्टम है। ये सारे जो है वो एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। ये हम बना रहे हैं, हमारे पास हैं। उसके अलावा GF-17 थंडर है, जिसका मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट है, और चाइना की हेल्प से हम बना रहे हैं। ये भी K-8 कुराक्रम लाइट अटैक एयरक्राफ्ट है जो हम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके अलावा फिर हम न्यूक्लियर की बात करते हैं। अच्छा जी, न्यूक्लियर में ये है कि हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में हेल्प कर रहे हैं, सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे मुल्क में लगा रहे हैं। और उसके अलावा फिर ये भी कहते हैं कि जो पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर वेपन बनाया है 1980s के ज़माने, वो चीन की मदद से ही बनाया है। चाइना के ब्लूप्रिंट कहते हैं उसको। उसके बाद है जी बैलेंसिंग एक्ट। चीन खित्ते को कैसे बैलेंस कर रहा है, ये सबसे अहम चीज़ है। इसको कहते हैं जी बैलेंसिंग एक्ट। चीन खित्ते में इस तरह बैलेंस कर रहा है कि बहुत चाइना और USA पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्रूशियल है। तो पाकिस्तान चाइना को ज़्यादा रिलायबल फ्रेंड और अलाय कंसीडर करता है यूनाइटेड स्टेट्स की निस्बत। अगर हम माजी के साथ देखें तो चीन ने हमें कहीं भी धोखा नहीं दिया, अमेरिका ने हमें जगह जगह धोखा दिया। वो काम यूज़ करना होता है, उसके बाद वो साइड पे कर देते हैं। उसके अलावा फिर जो है वो हमारी एड कई दफ़ा काटी है। 65 की वॉर में, 71 की वॉर में हमें चीट किया। फिर आप देखें जैसे डोनाल्ड ट्रंप का मैंने आपको बताया, हमें फिर उन्होंने परेशान किया। उसके अलावा फिर पाकिस्तान ने एक अच्छा रोल प्ले किया था 1970 के इब्तदा में चीन को, और क्योंकि चीन बाहर की दुनिया से कटा हुआ था, दोनों को मिलाने में एक अच्छा रोल प्ले किया पाकिस्तान ने। इंडिया और USA ने मिलकर एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया था जो कि पाकिस्तान के लिए बाइस परेशानी था। तो पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने इसको सिक्योर करने के लिए सिमिलर डील कर ली थी चाइना के साथ। फिर अप्रैल 2010 में चीन ने अपना प्लान किया कि वो 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर पाकिस्तान में बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप वाले थे कि ये वायलेशन है। तो एंड्रयू स्मॉल हैं, जर्मन मार्शल फंड बाय ऑफ द US, इन्होंने कहा था दिस इज स्ट्रेटेजिक टिट फॉर टैट। बट जैसा आपने किया चीन ने वैसा कर दिया खित्ते के अंदर। उसके अलावा फिर जो है वो रीजनल कोऑपरेशन की हम बात करते हैं कि रीजनल कोऑपरेशन में चीन कैसे ताउन कर रहा है। खित्ते के अंदर चीन का क्या काम है, जो खित्ते को मैं कहता हूँ ना रीशेप या रीऑर्डर होने जा रहा है खित्ते में। जो ट्रायंगल्स का 3 मुल्कों का काम है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, चाइना तीनों मुल्क हैं, ये कैसे खित्ते में काम कर रहे हैं। चीन इस वक्त जो है वो तवज्जो दे रहा है। एक तो उसने न्यूट्रल पोजीशन ली है पाक चाइना का कश्मीर के इशू पर कुछ अरसे से, ठीक है जी। चीन जो है वो अपने टाइज बढ़ा रहा है साउथ एशियन नेशंस के साथ, जिसमें म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव्स है। उसके अलावा चीन की क्लियर कट स्ट्रेटजी है खित्ते के लिए। ये इंडियन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है गंगोली। वो कहते हैं कि चीन इंडिया के जो नेबर्स हैं उनके साथ स्ट्रेटजिक लेवल के टाइज बना रहा है न्यू दिल्ली को रोकने के लिए, लेकिन पाकिस्तान उसमें सेंट्रल रोल प्ले करेगा इस पॉलिसी में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो एक्सपर्ट लेवल के लोग हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग होती है उसमें चीन को कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उसमें ये होगा कि ख़ित्ते के अंदर अमेरिका को
मज़ीद घड़ीसा जाएगा और वो ख़ित्ते के अंदर ज़्यादा स्टे करेगा और मज़ीद प्रॉब्लम खड़े होंगे मुल्क के अंदर। इसी वजह से जो है वो दरमियान में थोड़ी बहुत जो है वो चप्पलिशें चलती रहती हैं। वो चीन के और ख़ित्ते के इंटरेस्ट में नहीं है दोनों मुल्कों की जंग। उसके अलावा चाइना ने जो पाकिस्तान को सपोर्ट की है उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, तो कहाँ कहाँ हमें चीन सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की डिक्लाइनिंग की तरफ थी, चीन ने हमें वहाँ पर सहारा दिया। करेंसी हमारी डिक्लाइन की तरफ थी, वहाँ पर हमें सहारा दिया। स्टॉक मार्केट गिर रही है, चीन सहारा दे रहा है। उसके अलावा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है वो बढ़ रहा था, हमारा चीन सहारा दे रहा है। इसी वजह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी चीन ने हमारा किया। उसके अलावा चीन जो है वो हमें जो ख़ित्ते के अंदर जो टाइज़ है हमारे मुल्क को दूसरे मुल्कों के साथ, जो हमें आइसोलेशन की तरफ लेके जा रहे थे, इंडिया की पॉलिसी थी, उसमें से भी चीन हमें निकाल रहा है। FTF उसकी भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसकी बड़ी एग्जांपल है। उसके अलावा फिर चीन और कहाँ कहाँ हमारे मुल्क में कोऑपरेशन कर रहा है। एक तो लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने प्रोजेक्ट हैं जिसमें डैम्स वगैरह हो रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर लगा रहा है चीन। उसके अलावा कॉपर माइंस में काम कर रहा है। हमारी मेजर इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पावर प्लांट्स हैं। उसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ये हमें हेल्प कर रहा है। उसके अलावा फिर नेवल बेस गवादर की है, वहाँ पर काम कर रहा है। 2008 में इसका इफ्तिताह कर दिया था, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। उसके अलावा फिर ये डीप सी पोर्ट इनके हैंड ओवर किया, वेयर हाउसेस बन रहे हैं, फिर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ बन रही है मोर देन 15 कंट्रीज़ के लिए। उसके अलावा चाइना को हम स्ट्रेटजिक एक्सेस दे रहे हैं पर्शियन गल्फ़ के अंदर, और इससे जो है वो चीन का ख़ित्ते के अंदर एक अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ेगा और पाकिस्तान जो है वो एक स्ट्रेटजिक लेवल की पावर बन जाएगी इसमें। सो आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ। लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।